हेलो दोस्तों, आपको फिर से एक बार कान्हा प्लस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम हिंदी का एक नाटक देखेंगे जिसका नाम है चंद्रगुप्त। इसका लेखक है जयशंकर प्रसाद। चलो पहले लेखक जयशंकर प्रसाद जी के बारे में जान लेते हैं। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म सन 1889 ईस्वी में काशी में हुआ था। इनके पिता देवी प्रसाद साहू थे। वो साहित्य प्रेमी थे, इसलिए उनके घर साहित्यकारों का आना जाना लगा रहता था। इसलिए बचपन से ही जयशंकर साहित्य के प्रति आकृष्ट हो गए। उन्होंने 8वीं कक्षा तक शिक्षा पाने के बाद घर पर ही संस्कृत, हिंदी, फारसी, अंग्रेजी का अध्ययन किया। प्रसाद जी भारतीय संस्कृति, इतिहास और बौद्ध दर्शन से प्रभावित थे। देश प्रेम उनके हृदय में बसा था। वे छायावाद के प्रवर्तक थे। छायावाद के प्रवर्तक कौन थे? जयशंकर प्रसाद। उनके साहित्य कृतियों में सौंदर्य, स्वाभिमान तथा उच्च आदर्श देखने को मिलता है। झरना और लहर में प्रकृति प्रेम, आंसू और कामजानी में मानव प्रेम, अजातशत्रु, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त और ध्रुवसामानी जैसी नाटकों में भारतीय संस्कृति, कंकाल और तितली उपन्यासों में यथार्थ जीवन और कहानियों में संघर्ष देखने को मिलता है। इसके अलावा प्रसाद जी की और भी अनेक रचनाएं हैं, जैसे उर्वशी, वन मिलन, प्रेम राज्य, अयोध्या का उद्धार, कानन कुसुम, प्रेमपति, कोणालय, आंधी, इंद्रजाल, आकाशदीप आदि प्रधान है। 1928 ईस्वी में प्रकाशित झरना काव्य संग्रह के माध्यम से वो हिंदी साहित्य जगत के सामने आए। इन महान व्यक्ति का निधन 1937 ईस्वी में हुआ था। प्रस्तुत पाठ्यक्रम में चंद्रगुप्त नाटक है। यह पूरा नाटक 4 अंकों में समाप्त होता है। पहले अंक में 11, दूसरे अंक में 10, तीसरे अंक में 9, चौथे अंक में 14 दृश्य हैं। इस प्रकार पूरा नाटक 44 दृश्यों में समाप्त होता है। नाटक का प्रारंभ तक्षशिला के गुरुकुल से होता है। शिक्षा समाप्ति के बाद चाणक्य वहां अध्यापना कार्य कर रहे हैं। चाणक्य और मालव के राजकुमार सिंहरण बातें कर रहे हैं। इसी समय तक्षशिला का युवराज आम्भिक अपनी बहन अलका के साथ वहां पहुंचता है और उत्तेजित होकर तलवार निकालकर सिंहरण को आक्रमण करने के लिए तैयार हो जाता है। चंद्रगुप्त और अलका आम्भिक को समझाते हैं और चाणक्य के कहने पर अलका आम्भिक को लेकर चल जाती है। चाणक्य सिंहरण और चंद्रगुप्त को तक्षशिला छोड़ देने का आदेश देता है। बाद में नंद की राजसभा में चाणक्य नंद से पंचनंद नरेश पर्वतेश्वर की सहायता करने का आग्रह करता है। चंद्रगुप्त चाणक्य का समर्थन करता है, परंतु नंद सहायता करने से इनकार कर देता है, क्योंकि पर्वतेश्वर ने कल्याणी के साथ विवाह करने से मना करके नंद का अपमान किया था। इस पर चाणक्य क्रुद्ध हो उठता है। नंद चाणक्य को बंदी बना लेता है। इसके बाद चाणक्य नंद वंश का नाश करने की प्रतिज्ञा करता है। एक समय अलका सिंधु देश की कुमारी मालविका से मिलती है। उसी समय एक जवान सैनिक आकर अलका के हाथ से मानचित्र छीनने का प्रयत्न करता है। सहसा सिंहरण वहां पहुंचकर जवन को घायल कर भगा देता है और मानचित्र को लेकर मालविका के साथ चल जाता है। जवन सैनिक भी अन्य सैनिकों के साथ आकर अलका को बंदी बना लेता है। नंद का अमात्य राक्षस और बररुचि तथा कात्यायन बंदी गृह में चाणक्य से मिलने आते हैं। राक्षस उसे पर्वतेश्वर का विरोध करने के लिए पंचनंद भेजना चाहता है और बररुचि उससे अपना वार्तिक पूरा कराने में सहायता की याचना करता है। चाणक्य दोनों काम करने से इनकार कर देता है। उसी समय चंद्रगुप्त वहां पहुंचकर बलपूर्वक चाणक्य को वहां से ले जाता है। अगले दृश्य में अलका बंदिनी के रूप में गांधार नरेश के सामने लाई जाती है। पिता उसे मुक्त कर देते हैं। वह गांधार को छोड़कर आर्यावर्त की ओर चल पड़ती है। पुत्री को ढूंढने के लिए नरेश पुत्र आम्भिक को राज्य सौंपकर निकल जाते हैं। महात्मा दांडयन के आश्रम में चाणक्य, चंद्रगुप्त, अलका, सिकंदर,
सिल्यूकस आदि एकत्र होते हैं। सिकंदर चंद्रगुप्त का परिचय प्राप्त करता है और दांडियन ने चंद्रगुप्त को भावी सम्राट जानने के बाद सब स्तब्ध रह जाते हैं। द्वितीय अंक में सिल्यूकस की पुत्री कानुलिया भारत की शोभा का वर्णना करती है। जब फिलिस वहां पहुंचकर कार्नेलिया को प्रणय निवेदन करता है और उसे जबरदस्ती पकड़ना चाहता है, तब चंद्रगुप्त वहां पहुंचकर कार्नेलिया को बचा लेता है। जब सिकंदर चंद्रगुप्त से मगध के विरुद्ध लड़ने के लिए सहायता मांगता है, तो चंद्रगुप्त ऐसा करने से इनकार कर देता है। आम्भिक फिलिप्स और एनिसाक्रिटीज को घायल करता हुआ वहां से निकल जाता है। अगले दृश्य में झेलम के तट पर चाणक्य, चंद्रगुप्त और अलका भविष्य के कार्यक्रम पर विचार करते हैं। गांधार नरेश भी अपनी पुत्री को खोजते हुए वहां पहुंचते हैं। कल्याणी की भी पुरुष वेश में पुरु की सहायता था मगध की एक सैनिक टुकड़ी के साथ वहीं उपस्थित होती है। सिंहरन, अलका और चंद्रगुप्त बाजीगरों का वेश धारण किए हुए वहां पहुंचते हैं। उसके बाद सिकंदर और पर्वतेश्वर के बीच युद्ध होता है। युद्ध में दोनों के बीच संधि भी हो जाता है, जिसे चंद्रगुप्त विरोध करता है। पर्वतेश्वर अलका को अपना रानी बनाना चाहता है। दो शर्तों से अलका रानी बनना स्वीकार कर लेती है। पहला शर्त है, सिकंदर द्वारा मालव पर किए जाने वाले आक्रमण में पर्वतेश्वर सिकंदर का सहायता नहीं करेगा और देश रक्षा के लिए सिंहरन को मुक्त कर लेगा। पर जब शर्त का खिलाफ होता है, यानी पर्वतेश्वर 1000 सैन्य सहित सिकंदर को सहायता करने के लिए रावी तट पर पहुंच जाता है, तब अलका राजमहल से भाग जाती है। अगले दृश्य में राक्षस और कल्याणी मगध लौट जाने को उत्साह दिखाई देते हैं। चाणक्य कूटनीति प्रयोग करके राक्षस को मगध लौटने से रोक देता है। वह सूचना देता है कि मगध में नंद राक्षस और सुवासिनी के प्रेम संबंध के बारे में बहुत नाराज है, इसलिए इस समय उसका मगध लौटना संकट को आमंत्रण देना सिद्ध होगा। मालव पर जवन सेना आक्रमण करती है। सिंहरन सिकंदर को युद्ध में घायल करके छोड़ देता है। चंद्रगुप्त सिल्यूकस को भी छोड़ देता है। जवन सेना पराजित होती है और सिकंदर मालव के साथ संधि कर लेता है। तृतीय अंक में राक्षस को सूचना मिलता है कि नंद सुवासिनी को कैद कर लिया है और उसे भी बंदी बनाया जाने वाला है। जब मगध के सैनिकों को ने राक्षस को बंदी बना लेते हैं, तो राक्षस के अंगरक्षक राक्षस को उनसे छुड़ा लेते हैं। सिंहरन और अलका के विवाह का आयोजन होता है। राक्षस और सिकंदर उसमें शामिल होते हैं। जब चंद्रगुप्त और कानेलिया परस्पर बात कर रहे हैं, तब फिलिप्स वहां पहुंच जाता है। कानेलिया को लेकर चंद्रगुप्त के साथ विवाद करता है और दंड युद्ध के करने की इच्छा प्रकट करता है। अगले दृश्य में चाणक्य सुवासिनी को कारागार से मुक्त कराने का लालच देकर राक्षस से उसकी मुद्रा ले लेता है। सिकंदर भारत से प्रस्थान करता है। नंद के द्वारा सुवासिनी को बंदी बनाना चाणक्य का चाल है। यह राक्षस को ज्ञात होता है, अतः चाणक्य के षड्यंत्र को समझ जाता है। चाणक्य भी पर्वतेश्वर को मगध के विरुद्ध तैयार करता है कि सफलता मिलने पर उसे आधे साम्राज्य का स्वामी बना दिया जाएगा। चाणक्य मालविका को राक्षस की मुद्रा के साथ एक पत्र देता है कि राक्षस और सुवासिनी का विवाह होने वाला है। मालविका नर्तकी के रूप में उस पत्र को नंद के पास पहुंचाने के लिए चल देती है। इसी बीच चाणक्य एक सुरंग से सक्टार को एक नर कंकाल के रूप में बाहर निकलता देखता है। चाणक्य नंद से प्रतिशोध लेने की बात कहकर सक्टार को अपने साथ ले जाता है। नंद बररुचि सेनापति मौर्य की पत्नी मालविका, राक्षस और सुवासिनी को बंदी बना लेता है।
चंद्रगुप्त भी दंत युद्ध में फिलिप्स को मार डालता है। जब नंद, राक्षस और सुवासिनी इन दोनों को दंड सुना ही रहा था, तब चंद्रगुप्त सैनिकों सहित सभा में पहुंचकर नंद को बंदी बना लेता है। लोगों के द्वारा चंद्रगुप्त सम्राट घोषित हो जाता है। चतुर्थ अंक के आरंभ में कल्याणी छुरी मारकर पर्वतेश्वर का वध कर डालती है और स्वयं भी आत्महत्या कर लेती है। राक्षस चंद्रगुप्त से प्रतिशोध लेने के लिए तैयार हो जाता है। चंद्रगुप्त का हत्या के कुचक्र में राक्षस द्वारा मालविका की हत्या की जाती है। राक्षस कानोलिया के शिक्षक के रूप में उसे पढ़ाता दिखाई देता है। चाणक्य भी चंद्रगुप्त के मार्ग को पूरी तरह निष्कंटक बनाकर राजकार्य राक्षस को सौंपकर स्वयं तप करना चाहता है। जब चाणक्य सुवासिनी को यह बात सुनाता है तो सुवासिनी अबाक रह जाती है। सिलूकस और चंद्रगुप्त के बीच युद्ध का आरंभ हो जाता है। इस युद्ध में आंभिक की मृत्यु हो जाती है। सिलूकस भी घायल हो जाता है। चाणक्य महात्मा दांडायन के आश्रम में ध्यानस्थ बैठा दिखाई देता है। उसी समय चंद्रगुप्त का पिता चाणक्य की हत्या करने के लिए तलवार उठाता है, किंतु ठीक समय पर चंद्रगुप्त वहां पहुंचकर पिता को रोक देता है। चाणक्य मौर्य को क्षमा कर देता है और अमात्य पद पर राक्षस को सौंप देता है। वह राक्षस से सुवासिनी को सुखी रखने का आग्रह करता है। चंद्रगुप्त और कानोलिया का विवाह संपन्न होता है। इसमें फूलों की वर्षा और जयध्वनि होती है। चाणक्य मौर्य सेनापति का हाथ पकड़कर संन्यास ग्रहण करने चला जाता है। यहीं पर इस नाटक का समाप्त होता है।